KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आइए भारत लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 10वें अध्याय परिवहन तथा संचार का हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इस अध्याय में सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज यहाँ पर हम लोग जल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। जल परिवहन भारत में जल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है, फिर भी यह यात्री तथा माल वाहन के क्षेत्र में पर्याप्त सेवाएं सुलभ करवाता है। नदियाँ तथा झीलें आंतरिक जबकि सागर सामुद्रिक जल परिवहन की सुविधाएं देते हैं। जल परिवहन भारी तथा विशाल सामग्री का परिवहन करने की दृष्टि से सबसे सस्ती विधा है, क्योंकि यह ईंधन दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन प्रणाली है। भारतीय जल परिवहन को निम्न दो भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं, जिसमें पहला है आंतरिक या अंतः स्थलीय जल परिवहन और दूसरा है समुद्री जल परिवहन। आइए नंबर 1 आंतरिक जल मार्ग के बारे में देखते हैं। भारत की नदियाँ, विशेषकर उत्तरी भारत की नदियाँ प्राचीन समय से ही यातायात का मुख्य साधन रही हैं। इसके कारण बड़े बड़े नगर प्रायः नदी के किनारे बसे हुए हैं। भारत की सतत वाहिनी नदियाँ तथा नहरों की सम्मिलित लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है, जिसमें नदियों की लंबाई 16,000 किलोमीटर और नहरों की लंबाई 24,000 किलोमीटर है। नौका संचालन का कार्य केवल 14,500 किलोमीटर तक ही सीमित है, जो देश के परिवहन में लगभग 1% का योगदान देता है। इन नदियों में नावों को चलाने में कम घर्षण होता है, जिससे नावों के रखरखाव में भी कम खर्च होता है। भारत की समस्त बड़ी नदियों जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों में नौका चालन का कार्य होता है। ब्रह्मपुत्र नदी के समान ही फरक्का और पटना के बीच गंगा नदी में भी नौ परिवहन आरंभ किया जा रहा है, जिसका विस्तार इलाहाबाद तक होगा। वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपटे तल वाले व्यापारिक जलपोतों का नौकायन योग्य है। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे, भारत की चौड़ी तथा निरंतर जल प्राप्त करने वाली नहरों में नावें भी चलाई जाती हैं। ऊपरी गंगा नहर में नावें चलाई जाती हैं। बिहार की सोन नहर द्वारा कैमूर की पहाड़ी का कंकड़, पत्थर एवं बालू ढोने का कार्य किया जाता है। दक्षिण की महानदी गोदावरी तथा कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा की नहरों में नौका संचालन होता था। दक्षिण की बरकिंघम नहर तथा ओडिशा की तटीय नहरों का मुख्य उद्देश्य नौका संचालन। बरकिंघम नहर
चेन्नई से 106 किलोमीटर दक्षिण से 315 किलोमीटर उत्तर तक बनी है। और इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि भारत की निम्न 3 नहरों द्वारा ही यातायात कार्य होता है, जिसमें पहला है हरिद्वार से कानपुर तक गंगा नहर, और दूसरा है पूर्वी घाट के समानांतर चेन्नई की बर्किंघम नहर, और तीसरा है बंगाल की सर्कुलर एवं पूर्वी प्रकार से ये सामुद्रिक जल मार्ग है। भारत का मानचित्र है जिसमें सामुद्रिक जल मार्ग को दिखाया गया है। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है कि भारत से जलमार्ग के माध्यम से कहाँ कहाँ जाया जाता है। ठीक, इस प्रकार अब हम लोग आगे चलते हैं कि जल परिवहन यातायात का सबसे सस्ता और सुगम साधन है। जल परिवहन द्वारा भारी सामानों का परिवहन किया जाता है। उत्तरी भारत की नदियों में दक्षिण भारत की नदियों की अपेक्षा जल परिवहन की अनेक सुविधाएं विकसित हैं। उत्तर भारत की नदियां जल परिवहन के लिए उपयोगी हैं और इसके कारण इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है उत्तर भारत की नदियां हिमालय की हिमाच्छादित श्रेणियों से निकलती हैं, जिसके कारण इन नदियों में वर्ष भर जल रहता है। इससे जल परिवहन का विकास संभव। इस प्रकार दूसरा नंबर है कि उत्तरी भारत की नदियां पहाड़ों से निकलकर समतल मैदानी भागों में धीमी गति से लगातार प्रवाहित होती हैं, जिससे इनमें नाव और स्टीमर आसानी से चलाए जा सकते हैं। दक्षिण भारत की नदियां ऊबड़ खाबड़ स्थानों में बहती हैं, जिनमें जल परिवहन का विकास संभव नहीं। इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि उत्तर भारत की नदियां कृषि युक्त अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से होकर बहती हैं, जिसके कारण जल परिवहन के लिए माल और यात्री उपलब्ध हो जाते हैं। जबकि दक्षिण भारत में जनसंख्या कम है, यहाँ कृषि का विकास भी कम। और आगे देखेंगे हम लोग कि उत्तर भारत की नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर स्थित हैं जो परिवहन को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियों के किनारे बड़े शहरों का अभाव है, जिससे जल परिवहन विकसित नहीं हो सका। इस प्रकार ये डाटा हमारे सामने है। तालिका 10.5 में हम देख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसमें कई जलमार्ग दिए गए हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इलाहाबाद हल्दिया विस्तार, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, और यह भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा पटना तक, सर्वाधिक नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायन योग्य है। यह विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। पहला है हल्दिया से फरक्का 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा है फरक्का से पटना 460 किलोमीटर लंबाई है। तीसरा है पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर लंबाई है। दूसरा जो राजकीय जलमार्ग है वो है राष्ट्रीय जलमार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी विस्तार है, 891 किलोमीटर लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ 1384 किलोमीटर तथा नौकायन योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करते हैं। और तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है कोट्टापुरम कोलम विस्तार 168 किलोमीटर लंबाई है। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर
168 किलोमीटर के साथ चंपाकारा 23 किलोमीटर तथा उद्योग मंडल 14 किलोमीटर। और चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग है काकीनाडा तथा पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगला राष्ट्रीय जलमार्ग पांचवा है मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है जिसकी लंबाई 588 किलोमीटर। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा है समुद्री जलमार्ग। कह लीजिए समझने का प्रयास करते हैं। समुद्री जल परिवहन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने सामुद्रिक जलमार्गों का बहुत विकास किया है। भारत के पास इस समय 355 जहाज हैं जो तटीय भागों में व्यापार एवं यातायात में संलग्न हैं। भारतीय जहाज रानी देश और विदेश में व्यापार करती हैं। भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री भारत में भार के अनुसार लगभग 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। और इस प्रकार से भारत में कुल 238 बंदरगाह हैं जिनमें 12 बड़े 139 छोटे काम चलाऊ तथा 87 छोटे बंदरगाह। भारत के समुद्री जलमार्ग के क्षेत्र में हिंद महासागर का महत्वपूर्ण स्थान है। और इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि भारत के जहाजी बेड़े का स्थान एशिया में द्वितीय है। यहाँ के जहाज प्रतिवर्ष विदेशों से 1 करोड़ टन माल ढोते हैं। भारत में जलयान निर्माण के 3 कारखाने कार्यरत हैं तथा एक तैयार हो रहा है। भारत के जहाज़ों का विश्व के जल परिवहन में सिर्फ 2% योगदान है। वर्तमान समय में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वदेशी 30 से 35% तथा विदेशी 65 से 70% सामुद्रिक जहाज़ों से होता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के पास इस समय 566 जलयान हैं जिनकी क्षमता GRT 6.82 लाख। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। भारत के प्रमुख समुद्री मार्ग। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण भारत से होकर कई अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक मार्ग गुजरते हैं। भारत से जुड़े प्रमुख सामुद्रिक मार्ग इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है सुएज मार्ग। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह भारत को यूरोप से जोड़ने वाला सबसे कम दूरी का जलमार्ग। इस मार्ग के द्वारा भारत के जहाज अरब सागर, लाल सागर, सुएज नहर तथा भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप जाते हैं। इस मार्ग के द्वारा भारत यूरोप को कच्चा एवं अर्ध निर्मित तथा कलात्मक माल और खाद्य पदार्थ निर्यात करता है तथा वहां से पूंजीगत व उच्च क्षमता का माल, विशेष इस्पात और मशीनें आयात। इस प्रकार दूसरा है उत्तम आशा या केप अंतरीप मार्ग। यह समुद्री मार्ग भारत को दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। सुएज मार्ग बन जाने के कारण इस मार्ग का महत्व अब कम। तीसरा है सिंगापुर सुदूर पूर्व मार्ग। यह जलमार्ग भारत को दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से जोड़ता है। आगे है ऑस्ट्रेलियाई मार्ग। यह समुद्री मार्ग भारत को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। इस मार्ग पर पर्थ, मेलबोर्न, सिडनी, ऑकलैंड
आदि बंदरगाह पड़ते हैं। इस प्रकार से ये भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र पर भारत के जलमार्ग को दिखाया गया है और इस मानचित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भारत से जलमार्ग किन किन देशों से जुड़ा हुआ है। इस मानचित्र के माध्यम से सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह कोलकाता, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम तथा चेन्नई आदि हैं। भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह कांडला, मुंबई, मंगलोर, कोची आदि। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे जल परिवहन का आर्थिक महत्व। भारत के लिए परिवहन का महत्व इस प्रकार है, जिसमें पहला है जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है क्योंकि इसके रख रखाव पर कोई व्यय नहीं करना पड़ता। दूसरा है रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग की अपेक्षा जल मार्गों का रख रखाव व्यय बहुत कम रहता है। तीसरा है महासागरों में जलयान अधिक भार खींचने की क्षमता रखते हैं। चौथा है वन प्रांतों एवं बर्फीले क्षेत्र के लिए जल परिवहन ही कारगर सिद्ध होता है। और आगे हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संपर्क कराने तथा व्यापारिक संबंध जोड़ने में जल परिवहन अद्वितीय माना जाता है। और इस प्रकार से छठा नंबर है राज्यों की महासागरीय एवं तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा में जल यातायात बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और आगे हम देखेंगे कि जल परिवहन समुद्र में मछली पकड़ने तथा महासागरीय जल से खनिज तेल निकालने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। और इस प्रकार से अंतिम है जल परिवहन लोगों की आजीविका का आधार होने के साथ साथ सरकार को आय प्रदान करने का भी अच्छा साधन है। इस प्रकार आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।